हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं कुछ टॉपिक्स जैसे स्टॉक आउट कॉस्ट, जस्ट इन टाइम, इन्वेंट्री कंट्रोल क्लासिफिकेशन। तो अगर आप सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रिवीजन करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास तौर से बनाई गई है। मेरा नाम है ईशान गुप्ता और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और आज का ये वीडियो मैंने सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। सीए इंटरमीडिएट में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। वहाँ पे मटेरियल कॉस्ट का एक टॉपिक आता है, चैप्टर आता है, जिसके मैं रिविजनरी वीडियोस बना रहा हूँ। और इस वीडियो के अंदर हम ये सारे टॉपिक जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं ये कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक स्टॉक आउट कॉस्ट का हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। देखते हैं। ये वीडियोस करने के लिए ध्यान रखिए बच्चों, ये वीडियोस फर्स्ट ऑफ ऑल रिविजनरी वीडियोस हैं और सेकेंड ऑफ ऑल इसको करने के लिए आपको पूरा स्टडी मटेरियल चाहिए होगा सी इंस्टीट्यूट का। अगर आपके पास सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ टॉपिक कवर करूँगा। स्टडी मटेरियल के अंदर है हम पेज नंबर 2.28। तो इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने वेरियस इन्वेंट्री लेवल्स किया था। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टॉक आउट कॉस्ट के रिगार्डिंग। स्टॉक आउट का मतलब क्या होता है बच्चों? आप कभी भी किसी भी दुकानदार के पास गए होंगे तो दुकानदार आपको कभी कभार बोलता होगा कि भैया आज ये सामान खत्म हो चुका है, यानी कि दिस स्टॉक इज फिनिश्ड, दिस स्टॉक इज आउट। स्टॉक दुकानदार के पास खत्म हो चुका है। तो स्टॉक आउट होने की वजह से दुकानदार को ना उसकी कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ती है, इन दी फॉर्म ऑफ कि उसका कस्टमर लूज हो गया या फिर वो सेल करके प्रॉफिट नहीं कर पाया। इसको कॉस्टिंग की भाषा में बोलते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट, क्योंकि आपके पास वो सामान नहीं था, इसी वजह से आप सेल नहीं कर पाए और आपको फायदा नहीं हो पाया। तो स्टॉक आउट कॉस्ट का एक कॉन्सेप्ट है जो आपको सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करके जाना चाहिए। इसका एक इलस्ट्रेशन भी गिवन है और जौन से भी कॉन्सेप्ट का इलस्ट्रेशन गिवन है वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है। बहुत बारी बच्चे मुझे व्हाट्सएप करते हैं या फिर मैसेजेस भेजते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में पिक करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको स्टॉक आउट का डेफिनेशन मार्क करवा दें। व्हेन एन इन्वेंट्री आइटम कुड नॉट बी सप्लाइड ड्यू टू इनसफिशिएंट स्टॉक इन दी स्टोर, तो उसे बोलते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। तो यहाँ पे देखते हैं मेजर्स tie rod tubes traders in four-wheeler tires trades in four-wheeler tires and tubes. It stocks a sufficient quantity of tire almost every vehicle. In year end 2018-19, the report of sales manager revealed that measures this experienced stock out of tires. The stock out data is as under. स्टॉक आउट ऑफ टायर्स मतलब हमारे पास ये पूरा डाटा गिवन है। ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया हमारा 50, यहाँ पे 1 चला गया, 3, 6, 100। तो टोटल हो गया हमारा 100। तो अगर मैं इसका परसेंटेज वाइज निकालूं तो ये हो गया 2%, 5%, 10%। बेसिकली यहाँ पे ये किसकी बात कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी कि 100 यूनिट्स स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2%। 80 यूनिट्स होने की 5%। और इस तरीके से एक प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है जो आपके सामने गिवन है। मेजर्स टायर ट्यूब्स लूजेस ₹100 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट। तो जितना भी उनके पास स्टॉक नहीं होता उसकी वजह से 150 रुपये पर यूनिट का उनको नुकसान होता है। एंड स्पेंड ₹50 पर यूनिट ऑन कैरिंग का मतलब जितना भी वो अपने पास सेफ्टी स्टॉक कह सकते हैं रखेंगे, जितना भी इसको एनालाइज करने के बाद वो सेफ्टी स्टॉक रखेंगे, पर यूनिट पे उनको 50 रुपये का खर्चा पड़ेगा। तो डिटरमाइन द ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल। तो इसके आगे आपको प्रेजेंटेशन दे रखी है। थोड़ा सा हो सकता है प्रेजेंटेशन आपको दिक्कत दे, बट इसको समझते हैं। यहाँ पे 2 तरीके की कॉस्ट प्ले कर रही है। पहली कॉस्ट कौन सी है बच्चों? स्टॉक आउट कॉस्ट। और दूसरी कॉस्ट कौन सी है? इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो 2 तरीके की कॉस्ट है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे एक और टर्म भी एडिट कर रखा है, तो मैं इसकी जगह यहाँ पे इसको एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट को पॉइंट नंबर 1 बोलता हूँ। तो 2 तरीके की कॉस्ट हो गई बच्चों, एक तो स्टॉक आउट कॉस्ट हो गई
और दूसरी कौन सी कॉस्ट हो गई, इन्वेंट्री को कैरी करने की कॉस्ट, इन्वेंट्री को स्टोर करने की कॉस्ट। तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 + 4 5 + 6 यानी कि 1 + 2। अल्टीमेटली आपको उतना सेफ्टी स्टॉक रखना है जहां पे आपकी टोटल कॉस्ट यानी कि स्टॉक आउट कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट का कॉम्बिनेशन मिनिमम हो। तो हमने एक एक करके सेफ्टी स्टॉक लिया। सबसे पहले हमने 100 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक लिया। अब जब मैं 100 यूनिट्स ही अपने पास रख लूंगा तो कोई स्टॉक आउट होगा ही नहीं मेरा, स्टॉक आउट कभी होगा ही नहीं, तो स्टॉक आउट कॉस्ट कभी होगी नहीं मेरी। बट मेरी कैरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मैं कैरिंग कॉस्ट पे कर रहा था। तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू सेफ्टी स्टॉक, दैट इज 5000। अगर कोई भी डाउट बच जाए बच्चों तो कमेंट सेक्शन में जाके मेरे लिए डाउट्स छोड़ दीजिए, मैं आपके कमेंट्स आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट आता है सेफ्टी स्टॉक लेवल्स। अगर मैं 80 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक रखता हूं तो पीछे जाके देखते हैं। अगर मैं 80 यूनिट्स का स्टॉक रखता हूं तो ये सारी डिमांड तो पूरी हो जाएंगी मेरी। इसके अंदर से कितनी डिमांड पूरी हो पाएगी, 80 की, यानी कि 20 का स्टॉक आउट रह जाएगा मेरा। तो देखिए 20 का स्टॉक आउट, और ये 20 का स्टॉक आउट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 2%। तो पहले तो मैंने इसका 2% प्रोबेबिलिटी लिखा। तो हम इंस्टीट्यूट ने प्रेजेंट कैसे कर रखा है, पहले 20 मल्टीप्लाइड बाय 150, तो ये आ गया। फिर इसको प्रोबेबिलिटी से भी मल्टीप्लाई कर दिया 0.02, तो ये आ गई आपकी एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट। इसके अंदर कैरिंग कॉस्ट कैसे निकली, 80 इंटू 50, तो इन दोनों को ऐड किया और आप देख रहे होंगे यहां से यहाँ पे कॉस्ट कम आ रही है। नेक्स्ट, अगर हम सेफ्टी स्टॉक 50 का रखते हैं तो देखिए बच्चों, अगर मैं 50 का सेफ्टी स्टॉक रखता हूं तो यहाँ पे तो कभी भी स्टॉक आउट नहीं होगा। यहाँ पे कितने का स्टॉक आउट हो जाएगा, 30 यूनिट्स का, और यहाँ पे कितने का स्टॉक आउट हो जाएगा, 50 का। इसकी प्रोबेबिलिटी 2% और इसकी प्रोबेबिलिटी 5%। देखिए 50, 30, 2%, 5%। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 150 से दोनों को, और इनको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया इसका टोटल इतना। और कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 50 मल्टीप्लाइड बाय 50 विच इज 2500। तो इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गई हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। सिमिलरली हमने अलग अलग इन्वेंट्री लेवल्स, ये इन्वेंट्री लेवल्स कहाँ से पिक कर रहे हैं बच्चों, यही वाले, ये वाले। तो एक एक करके हमने सारे लेवल्स पे निकाल के देखा और आंसर देखा कि सबसे कम इन्वेंट्री कॉस्ट कहाँ पे आ रही है, वो आ रही है यहाँ पे। यानी कि अगर मैं अपना सेफ्टी स्टॉक 20 यूनिट्स का रखता हूं तो मेरा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट सबसे कम होगा, टोटल कॉस्ट सबसे कम होगा, दैट इज स्टॉक आउट कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट सबसे कम होगा। ध्यान रखिए बच्चों, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रखा है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक क्वेश्चन काफ़ी है, आपको इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मटेरियल कॉस्ट का एक छोटा कॉन्सेप्ट है ये, इसको थ्योरी में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग फिर आगे भी देख लेते हैं। इसके नीचे ना सारी फिर इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे दे रखा है, और नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो इसकी डिटेल में बात कर रखी है। तो ये तो थ्योरी वाला पार्ट है, आप इसको सिंपली रीड कर लेंगे इसी क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अगेन ये भी थ्योरी है, एग्जाम में थ्योरी के पार्ट में आ सकता है। और जस्ट इन टाइम के रिगार्डिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम के अंदर है नहीं, बट इसके रिगार्डिंग आप डिटेल में पढ़ेंगे सीए फाइनल के अंदर। सीए फाइनल में जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट डिसीजन मेकिंग में बहुत डिटेल में दे रखा है। अभी के लिए मैं अगर आपको समझा दूं जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है कि ये सप्लायर है, सप्लायर से फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आया और यहाँ पे स्टोर में रख लिया, और जब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए होगा तो स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाएगा। यानी कि हमने कुछ रॉ मटेरियल स्टोर करके रखा हुआ और इसके ऊपर खर्चा भी कर रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी कर रखी होंगी ब्लॉक। जस्ट इन टाइम एक थोड़ा सा मॉडर्न अप्रोच है, जहाँ पे जब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो डायरेक्टली सप्लायर से ऑन द मोमेंट ऑन द स्पॉट मंगवाता है। यानी कि ये वाला स्टेप कैंसल आउट हो जाता है।
सप्लायर को हम इस तरीके से पेमेंट करते हैं, इस तरीके से उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि उसको बोलते हैं भाई तुरंत के तुरंत हमें जब भी चाहिए होगा मटेरियल तुरंत फ़ोन करेंगे, तुरंत हमें रॉ मटेरियल चाहिए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिमांड पुल थ्रू सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। तो इस तरीके से ये निकल के आता है। तो एक थ्योरी है, आप इसको थ्योरी को सिंपली रीड कर लीजिए ये वाला। नेक्स्ट तीसरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो का जो हम करने जा रहे हैं वो है इन्वेंट्री कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन। अलग अलग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे कैसे आप इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों कौन सा है, ये वाला एबीसी एनालिसिस। थ्योरी में आने के इसके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, बट अगर मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करूं तो बहुत कम चांसेस है। हालांकि आपके स्टडी मटेरियल में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस गिवन है, बट एग्जाम में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के मुझे लगता है चांसेस कम है, बट थ्योरी में ये आ सकता है। एक और चीज़, बहुत बारी बच्चे एबीसी एनालिसिस को एबीसी कॉस्टिंग के साथ मिक्सअप कर देते हैं। एक आपका आगे जाके चैप्टर आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो बच्चों आपने एबीसी एनालिसिस को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के साथ मिक्सअप नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आगे आने वाले चैप्टर्स में आता है, जबकि एबीसी एनालिसिस आपका मटेरियल कॉस्ट का एक छोटा सा थ्योरी वाला पार्ट है। तो पहले एक एक करके इसको हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहला आ रहा है एबीसी एनालिसिस, मतलब इन्वेंट्री को हम कैसे क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस या इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हम इन्वेंट्री को कैसे क्लासीफाई करें। तो इसके अंदर बोलते हैं तीन कैटेगरीज हैं, ए बी एंड सी। तीन कैटेगरीज आती है। अब ये बच्चों तीन कैटेगरीज कैसे आती है, जैसे एक एग्जांपल लेके चलिए। ज्वेलरी की दुकान है, ज्वेलरी शॉप है, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, गोल्ड। कम इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सिल्वर। और उससे भी कम इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, पैकिंग। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने गोल्ड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ तो इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे मीडियम इन्वेस्टमेंट होगा और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सबसे कम होगा। तो ए कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जिसके अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। और अगर मैं परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ सबसे ज्यादा, अगर मैं परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ तो ज्वेलरी की दुकान में ऐसा नहीं है कि हर जगह गोल्ड ही गोल्ड फैला होगा, सबसे कम क्वांटिटी होती है इसकी। और पैकिंग की सबसे ज्यादा क्वांटिटी होती है, हर जगह फैलावट कर रखी होती है पैकिंग की। सिल्वर यानी कि मीडियम कैटेगरी, तो इसको बोलते हैं ए कैटेगरी, जहां पे 10% ऑफ टोटल आइटम हैंडल्ड बाय द स्टोर, स्मॉल परसेंटेज that is about 10% of the total item handled by the store but requires heavy investment, about 70% of the inventory value। मतलब क्वांटिटी कम है बट इन्वेस्टमेंट 70% के आसपास रिप्रेजेंट करती है। बी कैटेगरी क्या होता है कि जहां पे 20% मीडियोकर इन्वेस्टमेंट है और मीडियोकर क्वांटिटी है, तो ये बी कैटेगरी हो गया हमारा। और सी कैटेगरी क्या होता है, जहां पे 10% वैल्यू होती है जबकि 70% मटेरियल हैंडल कर रखा होता है। तो इस तरीके से एबीसी कैटेगरी आती है। इसका अगर मैं डायग्राम दिखाऊं आपको तो ये देखिए डायग्राम, ये देखिए कॉस्ट का परसेंटेज सबसे ज्यादा ए कैटेगरी के अंदर आ रहा है। मैं इसको ना हाईलाइट करके दिखाता हूँ रेड पेन से। कॉस्ट का परसेंटेज सबसे ज्यादा यहाँ पे आ रहा है जबकि परसेंटेज ऑफ आइटम सबसे कम है। बी कैटेगरी अगर आप देखें तो परसेंटेज ऑफ वैल्यू मीडियोकर है, क्वांटिटी भी मीडियोकर है। सी कैटेगरी इन्वेस्टमेंट कम है बट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और प्रैक्टिकली भी यही होता है। तो जो सोनार होगा, जो ज्वेलर होगा, सबसे ज़्यादा कंट्रोल किस पे रखेगा, ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर, क्योंकि इसका 10% भी इधर उधर हो गया तो उसके लिए बहुत मुसीबत की बात हो जाएगी। जबकि बी कैटेगरी पे वो ओके कंट्रोल प्रोसीजर रखेगा, और सी कैटेगरी को तो कहेगा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी गया तो बड़ी बात नहीं है। तो सबसे ज्यादा कंट्रोल यहाँ पे, मीडियम कंट्रोल यहाँ पे, सबसे कम कंट्रोल यहाँ पे। इसके रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन भी डाला हुआ है आपके मॉड्यूल के अंदर, देखते हैं किस तरीके से डाला हुआ है। आइटम्स गिवन है, यूनिट्स गिवन है, कॉस्ट गिवन है। देखिए तो इसको हमने कैसे करना है, इसको कैटेगरी में
बाइफरकेट करना है। तो पहले हमने क्या किया, यूनिट्स लिखा, परसेंटेज ऑफ यूनिट्स निकाल दिया, यूनिट कॉस्ट लिखी, टोटल कॉस्ट निकाल दिया। ये कैसे निकला होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे आ गया परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट निकाल दिया। तो अब इसके अंदर से देखिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, इसके शायद नेक्स्ट पेज पे भी जा रहा है ये। सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसको कैटेगरी रैंकिंग 1 दे दी, और इसी हिसाब से सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, तो इसको 2 दे दी। फिर हमने नेक्स्ट ढूंढी, यहाँ पे परसेंटेज 16% आ रहा था, थर्ड कैटेगरी। इसी तरीके से हमने परसेंटेज ढूंढे और सबकी रैंकिंग करते चले गए, उसकी रैंकिंग करते चले गए, तो इसकी रैंकिंग करते चले गए, और फिर इसको हमने ABC की कैटेगरी में डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हमने इसको कैसे क्लासिफाई किया। देखिए इसका ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे कभी कभार मेरे से डाउट पूछते हैं कि सर इसका प्रेजेंटेशन कैसे करें। तो इसका ना कोई हार्ड एंड फास्ट प्रेजेंटेशन प्रिस्क्राइब्ड नहीं है कि यही करके आना है। आपको इसका प्रेजेंटेशन ABC के क्वेश्चन का इस तरीके से करना है ताकि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और आप उसको प्रॉपरली एग्जिबिट कर पाए सामने। जैसे इसके अंदर देखिए ये प्रेजेंटेशन दे रखी है इंस्टीट्यूट ने, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है। आप अगर ये फॉलो कर ले एग्जाम में तो सबसे बेस्ट है। तो रैंक 1, 2, 3 इसकी डाली वैल्यूज। अब अगर आप परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट देखें तो 60% के आसपास तो इसी ने कवर कर लिया, जबकि परसेंटेज ऑफ यूनिट्स इसके पास सबसे कम है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि वैल्यू के हिसाब से परसेंटेज कम है। सिमिलरली हमने बी कैटेगरी का देखा और सी कैटेगरी का देखा। अब तीनों में देखिए सबसे ज्यादा परसेंटेज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, मीडियम यहाँ पे है, सबसे कम यहाँ पे है। तो इस तरीके से डिवाइड किया तो कैटेगरी A, B, C निकल के आ गई। तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो। इसका एक और क्वेश्चन भी दे रखा है, इसको भी फटाफट से कर ही लेते हैं। ये देखिए, a factory uses 4000 varieties of inventory in terms of inventory holding and inventory usage. The following information is compiled. Number of inventories इतना इतना इतना, और ये आ गया सबका टोटल। अगर क्वांटिटी देखें सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, मीडियम यहाँ पे है, सबसे कम यहाँ पे है। और वैल्यू वाइज देखें सबसे ज़्यादा वैल्यू परसेंटेज में यहाँ पे है, मीडियम यहाँ पे है, और सबसे कम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर ABC के अकॉर्डिंग इसको एनालाइज करना हो तो ये वाली कैटेगरी क्या हो जाएगी, A, ये वाली कैटेगरी क्या हो जाएगी, B, और ये वाली कैटेगरी क्या हो जाएगी, C। ABC कैटेगरी आ गई। और इसी के रिगार्डिंग सी इंस्टीट्यूट ने भी प्रेजेंटेशन देखी है, क्लासिफाई द आइटम ऑफ इन्वेंट्री एज पर ABC एनालिसिस। अब यहाँ का प्रेजेंटेशन, इलस्ट्रेशन 8 का प्रेजेंटेशन और इलस्ट्रेशन 9 का प्रेजेंटेशन में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये परसेंटेजेस करके दे रखी है। तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ वही समझा रखा है कि जो 15 यूनिट्स है, यानी कि ये, इसको हम A कैटेगरी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कैरी करता है, और बाकी एक्सप्लेनेशन ऐड कर रखी है। सिमिलरली वो जो 110 यूनिट्स है इसको हम B कैटेगरी बोल रहे हैं, और इन यूनिट्स को C कैटेगरी। तो इसी के साथ हमारा ABC एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कंप्लीट होता है, ऑन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, अगला आता है फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग इन्वेंट्री, जिसको हम बोलते हैं FNS, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितनी तेज या कितनी धीरे आपका मटेरियल यूज हो रहा है। फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। जैसे आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए, एक वेयर हाउस है, वेयर हाउस के अंदर कुछ ऐसी आइटम है जो हर हफ्ते के हफ्ते आती होंगी। जैसे अगर मैं प्रिंटर की दुकान की बात करूं, कोई स्टेशनरी की शॉप की, वहां पे प्रिंटिंग का काम हर रोज के साथ से चलता होगा, तो शीट्स वगैरह फास्ट मूविंग हो गई। स्लो मूविंग कैटेगरी क्या होती है, जो पड़ी हुई है बट धीरे धीरे मूव कर रही है, इतना फास्ट नहीं है, स्लो मूविंग है। जैसे आप ऐसा समझ लीजिए कि आप ये कह सकते हैं कार्ट्रेज वगैरह हो गया, वहां पे वो टाइम लेता है मूव करने के लिए, यहाँ कोई रजिस्टर्स हो गए। और नॉन मूविंग जैसे कि प्रिंटर, कोई पुराना प्रिंटर पड़ा हुआ है, कोई पुराना CPU पड़ा हुआ है, वो हिलता ही नहीं है वहां से, प्रिंटर की दुकान से, बहुत टाइम बाद वहां से निकलता है, या फिर उसको रद्दी के भाव ही बेचना पड़ता है जब पुराना हो जाता है। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी में क्लासिफाई कर सकते हैं। अगेन एग्जाम के अंदर इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आ सकता है, बट
प्रैक्टिकल क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कि आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकलिटी फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन एंड फाइनल प्रोडक्ट, इसके रिगार्डिंग भी बच्चों के बहुत बड़ी डाउट आते हैं। सर वेड एनालिसिस क्या होता है? वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। देखिए क्रिटिकलिटी के बेस्ड आप कैसे कर सकते हैं, एक होती है वाइटल। वाइटल का मतलब क्या होता है? ऐसी आइटम जिसके बिना प्रोडक्शन प्रोसेस हो ही नहीं सकता। तो मैनेजमेंट ऐसी आइटम को बड़े ही ध्यान से अपने पास बफर स्टॉक के अंदर, रीऑर्डर लेवल के अंदर ध्यान से रखेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये आइटम वाइटल आइटम नहीं होगी तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। एसेंशियल आइटम क्या होती है? ऐसी आइटम जो अगर नहीं होगी, अनअवेलेबल होगी, तो आपका कहीं ना कहीं प्रोडक्ट जो है वो लो क्वालिटी का बनेगा या फिर एफिशिएंसी में लॉस आएगा। जैसे ऐसा समझिए कि आपकी फैक्ट्री के अंदर लेबर काम कर रही है, अगर आपके पास कोई हाई लेवल, जैसे आप मान लीजिए आपका एक प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड है, कैलकुलेटर बना रहे हैं, उसके अंदर कीज है, अगर वो आपके पास वो लेवल की कीज नहीं हुई तो आपका कहीं ना कहीं प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड का बन जाएगा और उसको फिक्स करने में इतना टाइम लगेगा कि आपकी एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब वाइटल वो जिसके बगैर काम हो ही नहीं पाएगा, और एसेंशियल वो जिसके बगैर काम तो हो जाएगा बट एफिशिएंसी कम आएगी या फिर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट गिर जाएगा। डिजायरेबल, डिजायरेबल का मतलब वो होता तो अच्छा होता बट वो नहीं है तो प्रोडक्शन के अंदर या एफिशिएंसी में कोई लॉस नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए लेबर कह रही है भैया अगर रेड की जगह ग्रीन कलर होता तो अच्छा होता, बट अगर ग्रीन कलर नहीं है, रेड की जगह ग्रीन कलर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर भी काम कर लेंगे, प्रोडक्शन में भी लॉस नहीं आएगा ना ही एफिशिएंसी में लॉस आएगा। तो बहुत ही सिंपल सा है, अगेन थ्योरी टॉपिक है। और लास्ट आता है हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट और लो कॉस्ट। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है। तो किसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है, किसकी कॉस्टिंग कम है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल आइटम। तो इसके अंदर एक अलग अलग इंडिविजुअल आइटम्स को देखा जाता है, जबकि एबीसी एनालिसिस के अंदर ओवरऑल इन्वेंट्री वैल्यू देखी जाती है। ध्यान से, यहाँ पे आप कंफ्यूज कहाँ हो सकते हैं। एबीसी के अंदर आप परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री देखते थे, टोटल इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जबकि अगर हम इनकी बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की, तो यहाँ पे ना रेंज बना दी जाती है कि कौन सबसे सस्ती आइटम है, कौन सी सबसे महंगी आइटम है। तो हाई एंड, मीडियम एंड, लो एंड आइटम्स, इस तरीके से। तो बहुत ही सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। आज इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ तक करवा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रेशो एनालिसिस की कुछ बात करेंगे, मटेरियल कॉस्ट के अंदर रेशो एनालिसिस कैसे यूज होता है। होपफुली इस वीडियो के थ्रू आपका मटेरियल कॉस्ट प्रॉपरली रिवाइज हो रहा होगा, आपका स्टडी मटेरियल भी साइड बाय साइड कवर हो रहा होगा। अगर आपको बेनिफिशियल लग रही है वीडियोस तो मुझे बताइए। अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि इसके अंदर कुछ ऐड ऑन करना है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं वो चीज़ इम्प्रूव कर सकूँ। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी रिवाइज कर सकें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ आगे आने वाले वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।